फिर नटराज सिनेमा के सामने वाली बार में मिलो 2:30 बजे, ठीक है? और सुनो, जब तक मुझसे बात ना कर लो कोई नया कदम मत उठाना। उसने संबंध विच्छेद कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ सका कि जगदीश ने आखिर ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात करनी थी। उसे दिमाग से निकाल कर मैंने जसदेव सिंह के कांटेक्ट प्राइवेट जासूस सुंदरलाल का नंबर डायल किया था, लेकिन उसके फ़ोन की घंटी बजती रही। वह अपने ऑफिस में नहीं था। फिर मैंने पुलिस हेडक्वार्टर में सब इंस्पेक्टर रविशंकर से संबंध स्थापित किया। कहाँ गायब हो गए थे? उसने तीव्र स्वर में पूछा। अभी कहीं गायब नहीं हुआ हूँ, मैं बोला, इसी शहर में हूँ। मैंने सुबह से कई बार तुम्हारे घर के नंबर पर संबंध स्थापित करने की कोशिश की है। आखिर में नीना को फ़ोन करना पड़ा। उससे तुम्हारा पता तो चला नहीं, उल्टा वह भी तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो गई। मुझसे ढेरों सवाल पूछ बैठी और बाद में 2 बार फ़ोन भी कर चुकी है। मेहरबानी करके तुम उसे फ़ोन कर लेना, वरना वह हर आधे घंटे पर मुझे परेशान करती रहेगी। कर लूँगा। अब यह बताओ तुम इस वक्त हो कहाँ? मैंने होटल का नाम और स्थिति बताकर पूछा। क्या बात है? मॉर्ग में कितनी देर तक पहुंच सकते हो? मॉर्ग में? क्यों? किस लिए? वहां पहुंचो, मैं वहां मिलूंगा। ओफो, तुम बताते क्यों नहीं रवि? मैं चिल्लाता। आखिर बात क्या है? वहीं बताऊंगा, कहकर उसने संबंध विच्छेद कर दिया। मैं गांव दियो की तरह रिसीवर को घूरता रहा, फिर उसे क्रैडिल पर पटक दिया। नीना को फ़ोन करने का विचार त्याग कर आशंकित मन से होटल से बाहर निकला। मेरी मोटरसाइकिल नीलम की कोठी में खड़ी थी। संयोगी था कि शहर की तरफ जाती एक खाली टैक्सी मुझे मिल गई, वरना वहाँ से सवारी मिलना आसान नहीं था। टैक्सी में मॉर्ग की तरफ जाते वक्त अचानक मुझे याद आया, मदन ने आज सुबह आने के लिए कहा था, लेकिन इस वक्त 11:15 बज रहे थे और उसका कहीं कोई पता नहीं था। मैंने निश्चय किया कि मॉर्ग में रविशंकर से मिलने के बाद सबसे पहले मदन द्वारा दिए गए नंबर पर फ़ोन करूंगा। फिर शेष रास्ता रविशंकर के इस बुलावे के बारे में सोचता रहा, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। करीब 40 मिनट बाद मैं मॉर्ग के सामने टैक्सी से उतरा। रविशंकर एक पुलिसमैन सहित बाहर ही खड़ा मिला। वह पुलिसमैन भी मुझसे भली भांति परिचित था। ईमानदार और कर्तव्यपरायण उस हेड कांस्टेबल का नाम महेंद्र पाल था। रविशंकर ने सर्द आंखों से मुझे घूरा, फिर अपने साथ आने का संकेत करके चुपचाप मॉर्ग की इमारत की ओर बढ़ा। महेंद्र पाल वहीं पुलिस जीप के पास खड़ा रहा। मैं असमंजसता पूर्वक रविशंकर के पीछे चल दिया। हम उस कमरे में पहुंचे जहां लाशें रखी जाती थी। उस वक्त वहां बड़ी सी मेज पर सफ़ेद चादर से ढकी सिर्फ एक ही लाश मौजूद थी। रविशंकर ने आगे बढ़कर चादर का एक सिरा ऊपर उठा दिया। मैं मर्माहत सा खड़ा रहा गया। मेज पर मृत पड़े नौजवान के सर का पिछला भाग इस बुरी तरह से कुचला हुआ था कि बड़े से लोथड़े की शक्ल में वहाँ सिर्फ मांस ही नज़र आ रहा था। उसके चमड़े की जर्किन पर सूख कर काला हो गया। काफ़ी सारा खून जमा हुआ था। मृत अवस्था में भी उसके खरोंच भरे चेहरे पर निडरता और दृढ़ता के भाव विद्यमान थे। वह मदन था। उस वक्त 2 बजे थे। मैं बार में जा बैठा और लंच का ऑर्डर दे दिया। लंच से फारिग होने के बाद मैंने सिगरेट जलाई थी। जगदीश आ पहुंचा। क्या बात है? वह मेरे सामने बैठता हुआ बोला। इस तरह मातमी
सूरत क्यों बनाए बैठे हो? मैंने सिगरेट का गहरा कस लेकर ढेर सारा धुआं उगला। उन लोगों ने मदन को मार डाला है। और इसके लिए तुम खुद को जिम्मेदार समझ रहे हो? हाँ, मुझे जानना चाहिए था कि वे लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। मुझे ताव आ गया। मैं जानता हूँ तुम्हारा मतलब क्या था। मैं तीव्र स्वर में बोला, तुम्हारे विचार से मुझे इस बखेड़े से हाथ खींच लेना चाहिए था, और अगर मैंने ऐसा किया होता तो मदन की जान नहीं जानी थी। ये सही नहीं है क्या? बस करो जगदीश। मैं हाथ उठाकर उसे रोकता हुआ बोला, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मेरा तुम्हारा नज़रिया बिल्कुल अलग है। मुमकिन है तुम्हारा दृष्टिकोण सही हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। हो सकता है अगर मैं इस झमेले में नहीं पड़ता तो वे तमाम बातें नहीं होती जो हो चुकी है। अब तुमने समझदारी की बात कही है। मैं भी इसी मुद्दे पर तुमसे बात करने आया हूँ, वह बोला। लेकिन पहले गला तर कर लें, फिर बातें करेंगे। उसने वेटर को बुलाकर 2 डबल बैग विस्की का ऑर्डर दिया। वेटर ड्रिंक्स सर्व करके लौट गया। देखो जगदीश, मैं ऐन इच्छापूर्वक बोला, कुछ भी कहने से पहले एक बात साफ सुन लो। अगर किसी के द्वारा दी गई धमकी या नसीहत मुझ तक पहुंचाने आए हो तो रहने दो, तकलीफ मत करो। ये दोनों मुझे इतनी बार दी जा चुकी है कि मुझे इनसे एलर्जी होने लगी है। उसने बड़े इत्मीनान के साथ विस्की सिप की। मैं इन दोनों में से कोई भी चीज़ देने नहीं आया हूँ। फिर क्या करने आए हो? तुम्हारे लिए एक ऑफ़र लाया हूँ। मेरा माथा ठनका। किसका? अपना? नहीं, दामोदर राणा का। वह ऑफ़र कब से भेजने लगा? वह तो हुक्म दिया करता है। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए ऑफ़र ही भेजी है, और मुझे इसलिए बीच में डाला है क्योंकि उसके विचारानुसार मैं तुमसे जल्दी से जल्दी संपर्क बना सकता हूँ। उसने गिलास उठाकर बड़ा सा घूंट लिया। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन दामोदर राणा तुम पर बहुत मेहरबान नज़र आता है। इस वक्त तुम जो जिंदा बैठे हो वो सिर्फ उसी की बदौलत, वरना दिलावर ने कभी का तुम्हें ऊपर पहुंचा दिया होता। दिलावर तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए मरा जा रहा है, जबकि दामोदर राणा चाहता है कि तुम जल्दी से जल्दी इस शहर से दूर चले जाओ। उसने मुझसे कहा है कि तुम्हें बता दूं, मदन की मौत से उसका कतई कोई वास्ता नहीं। आगे बोलो। अगर तुम आज ही शहर छोड़ने का वादा मुझसे कर दो तो वह तुम्हें 5 लाख रुपए देगा। 2 घंटे बाद जहां तुम कहोगे मैं खुद रकम लेकर आऊँगा। बोलो, मंजूर है? नहीं, 5 लाख की रकम थोड़ी नहीं होती अजय। जानता हूँ हाथी का पैर होती है, मैंने कहा, और पहली बार थोड़ी राहत महसूस की। दामोदर राणा के इस ऑफर का मतलब था वह मुझसे डर रहा था, चाहे उसका यह डर नीना की खातिर ही रहा हो। लेकिन नहीं, उससे कह देना मुझे खरीदा नहीं जा सकता। इन बड़ी बड़ी बातों को छोड़कर हालात को समझो अजय। उन्हें मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जगदीश ने खामोशी के साथ अपना गिलास खाली किया। मुझे अफसोस है, हमदर्दी के अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता दोस्त। वह बोला, काश मैं तुम्हारी मदद करता या कर सकता होता। मैं कुछ नहीं बोला। तुम जो कुछ करना चाहते हो, वह बोला, वो बड़ी ही दिलेरी का होने का बावजूद भी बड़ा ही बेवकूफ़ाना काम है। फिर भी मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। वह मुस्कुरा, फिर खड़ा हो गया और फिर इस ढंग से बोला मानो कोई भली बात अचानक याद आ गई थी। पुलिस कमिश्नर चौहान ने मुझे फ़ोन किया था, वह तुमसे मिलना चाहता है।
किस लिए? बाबू यह उसने नहीं बताया।